Hello everyone, welcome back to the 14th episode of this series on Django REST framework and I hope that you are learning a lot from this series till now. So यार आज की वीडियो में बेसिकली लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यूज़र फील्ड ऐड कर दी थी सो दैट वी कैन ट्रैक विच यूज़र इज़ एडिंग अ चेकलिस्ट एंड विच यूज़र इज़ एडिंग अ चेकलिस्ट आइटम. But in this video we are going to serialize this user field. So basically अगर तुम्हें याद हो तो होता क्या था, आई मीन अगर तुमने मेरी ऑलरेडी इजी जैंगो सीरीज़ फॉलो की होगी तो उसमें तुम्हें याद होगा मैंने एक प्रोजेक्ट किया था विच वाज इंस्टा क्लोन. तो उसमें यूज़र फील्ड जब मैं लगाया था मैंने पोस्ट में, तो जब मुझे पोस्ट को ट्रैक करना था बेसिकली कि कौन सा पोस्ट कौन सा यूज़र क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर मैंने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ की थी विच वाज क्रम. I mean most of the you can find it using Django Crumb. सो Django Crumb में क्या होता था कि जो करेंटली लॉग्ड इन यूज़र होता था वो उसको ग्रैब करता था एंड ग्रैब करके हम उसको यहाँ पे मॉडल का जो सेव मेथड होता है उसको ओवरराइड करके एंड यहाँ पे यूज़र की वैल्यू सेव करा देते थे. बट इन दिस केस हम वो करा सकते हैं, देर इज़ नो देर इज़ नो वरी इन दैट. हम वो भी कर सकते हैं बट आई डोंट वांट टू डू दैट वे बिकॉज सीरियलाइजर्स के हम यहाँ पे सीरियलाइजर्स की बात कर रहे हैं तो हमें सीरियलाइजर्स के ही फॉर्म में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए. सो दैट वुड बी अ बेस्ट प्रैक्टिस. सो देखो यहाँ पे मैं अपने मॉडल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, मैंने यूज़र फील्ड ऐड कर दी है एंड अभी मैं सीरियलाइजर्स में चल रहा हूँ. सो अभी देखो हो क्या रहा है कि जो अगर हम अपने सीरियलाइजर्स को चेक करें बेसिकली किसी भी एपीआई पे जाएं जिस पे मैंने यूज़र फील्ड ऐड किया है /API/checklist. सो अभी मैंने चेकलिस्ट एपीआई पे आया एंड आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो टाइटल है एंड यूज़र फील्ड है, तो आप देखो मुझे यहाँ पे सारे यूज़र्स की वैल्यू देखने को मिल रही है. तो इसमें बेसिकली इशू क्या है कि लेट सपोज बिकॉज अभी जब हम कोई फ्रंट एंड इसका क्रिएट करेंगे तो फ्रंट एंड में हमारे पास तो ये ड्रॉप डाउन नहीं होगा ना, फ्रंट एंड पे तो हम डायरेक्टली डेटा भेजेंगे. अब बट दिस एपीआई इज़ वल्नरेबल. सो अभी कैसे वल्नरेबल है, लेट सपोज हमने जब फ्रंट एंड क्रिएट किया, अब फ्रंट एंड से हम जब इस एपीआई के थ्रू डेटा भेजेंगे तो हम तो यहाँ पे लॉग्ड इन यूज़र की ही आईडी भेजेंगे, राइट. बट जो किसी थर्ड पार्टी अटैकर या कोई अटैकर हुआ उसको पता चल गया हमारी एपीआई के बारे में, हम कौन कौन सा डेटा एक्सेप्ट करते हैं. सो यूज़र क्या होगा, वो अटैकर क्या करेगा, वो लॉग्ड इन यूज़र की आईडी भेजने की जगह पे वो रैंडमली किसी भी यूज़र की आईडी, इसकी आईडी या किसी की भी यूज़र की आईडी भेज देगा एंड वो एक चेकलिस्ट टाइटल क्रिएट कर देगा. सो बेसिकली ये एपीआई हमारी वल्नरेबल है. यानी कि होगा क्या कि हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे कौन सी चेकलिस्ट किसने क्रिएट की. लेट सपोज हम चेकलिस्ट में नहीं भी करते हैं ऐसा, बिकॉज चेकलिस्ट तो कोई भी बंदा क्रिएट कर सकता है. अगर हम चेकलिस्ट आइटम की बात करें, सो चेकलिस्ट आइटम में भी अगर तुमने देखोगे तो चेकलिस्ट आइटम में भी हमने यूज़र जो फील्ड है वो अटैच कर रखा है. सो उस केस में क्या होगा कि यार चेकलिस्ट आइटम में अगर कोई क्रिएट कर रहा है और उसने गलत यूज़र आईडी दे दी तो वहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, डेटाबेस में गलत चीज़ें सेव हो जाएंगी. सो हम ऐसा नहीं चाहते हैं. तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये यूज़र फील्ड जो है हम इसको ऑप्शन ही ना दें क्लाइंट साइड को फिल करने का. बेसिकली ये हमारा बैकएंड ऑटोमेटिकली फिगर आउट करके और यहाँ पे यूज़र की वैल्यू फिल कर देगा. सो जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने मुझे इस एपीआई को बेसिकली ऑथेंटिकेशन से प्रोटेक्टेड करना है. सो मैंने इसको ऑथेंटिकेशन से प्रोटेक्टेड कर दिया एंड अभी मैंने इसको सेव कर दिया. अभी मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखो मुझे ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड बोल रहा है. सो जब हम इसको ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स देंगे तो होगा क्या, बैकएंड में जो हमारा जो बेसिकली रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी डिटेल चली जाएगी. अब वो जब डिटेल मिल जाएगी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को तो फिर जो हमारा डीआरएफ है Django REST फ्रेमवर्क एंड उसका जो सीरियलाइजर है उसको हमें बताना पड़ेगा कुछ कि भाई जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसमें जो यूज़र है उसको फिगर आउट करके ऑटोमेटिकली यार सेव करा दो. तो वो करेंगे कैसे, तो यार देखो सबसे पहले तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो हमारा यूज़र फील्ड है ना मॉडल में हमें उसको ओवरराइड करना पड़ेगा. तो ओवरराइड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम चेकलिस्ट सीरियलाइजर पे चलते हैं. सो जब भी देखो तुम्हें किसी भी देखो होता क्या है सीरियलाइजर्स में, जैसा मॉडल फॉर्म्स में भी होता था कि हम फील्ड्स बता देते थे ऑल. तो जो हमारा सीरियलाइजर होता था या मॉडल फॉर्म होता था वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट करता था हमारे मॉडल की फील्ड के अकॉर्डिंग कि जो सीरियलाइजर की फील्ड है वो क्या होनी चाहिए. तो अभी देखो यहाँ पे टाइटल कैर फील्ड है, तो जब ये सीरियलाइजर जनरेट कर रहा होगा ना सीरियलाइज्ड फील्ड तो उसने भी यहाँ पे टाइटल को कैर फील्ड ही दी होगी सीरियलाइजर साइड में, ठीक है. तो बट हम क्या चाहते हैं, हम यूज़र को हिडन रखना चाहते हैं, ठीक है. तो यूज़र को हमें हिडन फील्ड बनाना होगा सबसे पहले तो, बिकॉज हम नहीं चाहते ना कि यहाँ पे यूज़र डेटा भेज सके. तो सबसे पहले तो हम यूज़र लिखेंगे, यूज़र फील्ड को ओवरराइड कर रहे हैं. तो इस बात का ध्यान रखना कि जिस फील्ड को ओवरराइड कर रहे हो उसका नेम जो है वो मॉडल से मैच करना चाहिए. मॉडल में यूज़र फील्ड बनाइए तो सीरियलाइजर में भी यूज़र फील्ड होगी. एंड अभी इस फील्ड को मैं दूंगा सीरियलाइजर्स डॉट हिडन फील्ड.
बिकॉज मैं इसको हिडन रखना चाहता हूँ। अभी हिडन फील्ड तो मैंने दे दिया, अभी ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया एंड सबसे पहले यार व्यूज से मैं ऑथेंटिकेशन रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ पे गया एंड मैंने रिफ्रेश किया, सो ओके देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, डिफ़ॉल्ट इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। ओके सो मैं यार तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला था बट नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ एंड डिफ़ॉल्ट की वैल्यू मैंने 1 कर दी है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड सर्वर रुक गया, मुझे सर्वर फिर से रन करना पड़ेगा। तो अभी सर्वर रन हो रहा है, मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो अभी यार अगर हम यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे डेटा में भी यूज़र नहीं दिख रहा है एंड यहाँ पे फॉर्म में भी यूज़र नहीं दिख रहा है, विच मीन्स कि अभी हमारा क्लाइंट जो है यूज़र की आईडी नहीं दे सकता है। अगर क्लाइंट हमारे यूज़र की आईडी देगा भी तो उस केस में हमारा सीरियलाइजर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा वो मैं भी बताऊंगा, बिकॉज सीरियलाइजर में जो इंटरनल वैलिडेशन होता है उसके कारण, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे जो डिफॉल्ट फील्ड है, मुझे बेसिकली करना क्या है कि जो लॉग्ड इन यूजर होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफॉल्ट में सेव करा देनी है। बट वो कैसे होगा, वो होगा सीरियलाइजर में एक कुछ एडवांस्ड फील्ड वैलिडेटर्स होते हैं, तो उनमें से एक होता है करंट यूजर डिफॉल्ट। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो मुझे सिंपली करना क्या है कि डिफॉल्ट में मुझे जो करंट यूजर डिफॉल्ट है ना, मुझे वो देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में करंट यूजर डिफॉल्ट दे दिया। तो उससे होगा क्या कि जो हमारा करंटली लॉग्ड इन यूजर है, जब ये सीरियलाइजर की वैल्यू कोई सेव कर रहा होगा या सीरियलाइजर वैलिडेट हो रहा होगा, तो जो करंट यूजर है वो करंट यूजर की वैल्यू हमारी इस यूजर फील्ड में सेव हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो हमें क्लाइंट साइड से यूजर की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अभी इसमें एक चीज और कर सकता हूं मैं, सपोज मैं इसको रीड ओनली भी बना सकता हूं, बट आई डोंट थिंक देयर इज द नीड ऑफ दैट। सो मैं सिंपली इस यूजर फील्ड को कॉपी करूंगा और बिकॉज चेकलिस्ट आइटम में भी हमारे पास यूजर फील्ड है, मुझे उसको भी ओवरराइड करना है, तो मैंने वहां पे भी सेम चीज कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, चेकलिस्ट एंड चेकलिस्ट आइटम दोनों में हमें यूजर फील्ड नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर फील्ड नहीं दिख रहा है। अभी हमारा क्लाइंट भी यूजर नहीं दे सकेगा, इवन इफ वो चाहेगा भी। तो अभी मैं इसका भी डेमो दूंगा एंड दैट्स इट। सो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे यूजर फील्ड को ओवरराइड कर दिया एंड ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू फिल हो जाएगी। तो चलो उसका एक डेमो भी कर लेते हैं। मैं अपना पोस्टमैन ओपन करूंगा एंड पोस्टमैन में मैंने यहाँ पे बेसिकली मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट देनी है। सबसे पहले तो यार लॉगिन ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे लॉगिन जनरेट कर सकूँ क्रेडेंशियल्स। तो मैंने लॉगिन किया एंड यहाँ पे मैं यूज़र की यूज़र नेम दे दूंगा, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया एंड अभी मुझे यहाँ पे एक एक्सेस टोकन मिल जाएगा। हैव टू टेक दिस टोकन, कॉपी इट एंड इसके पहले मुझे यार अपने व्यू को ऑथेंटिकेशन वाला बनाना पड़ेगा। मैंने ऑथेंटिकेशन वाला बना दिया है एंड अभी मैं यहाँ पे आया और ये जो सेम एपीआई थी इसी पे हम टेस्टिंग कर रहे थे। मैं ऑथराइजेशन पे गया, मैंने यहाँ पे वो टोकन पेस्ट किया एंड मैंने यहाँ पे बॉडी पे गया एंड बॉडी पे मैंने टाइटल दिया, लेट्स से व्हाट इज दिस, इट इज सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे क्रिएटिंग ए चेकलिस्ट, ठीक है। मैंने इसको पोस्ट किया, एज यू कैन सी दैट पोस्ट किया तो मुझे एरर मिल गया है एंड आई थिंक इट्स अ गुड साइन, ठीक है। तो यही मैं चाहता था। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है कि एरर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो एरर आ रही है वो आ रही है सीरियलाइजर फील्ड डॉट कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट यूजर से। तो ये एरर आने का एक रीजन ये है बिकॉज जो हमारी एपीआईज हैं हम उसमें यूज कर रहे हैं एपीआई व्यू क्लास, ठीक है, विच इज नॉट अ जेनेरिक क्लास। सो यार जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में क्या होता है, जो हमारी जेनेरिक क्लासेस होती हैं उनके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं अपने, बट हम यहाँ पे जेनेरिक क्लास नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम नॉर्मल एपीआई व्यू क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, देखो बिकॉज हमने यहाँ पे सीरियलाइजर में डिफॉल्ट करंट यूजर डिफॉल्ट लगाया है ना, सो जो मैंने अभी बताया था कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हमें यूजर मिलना चाहिए, अभी हो क्या रहा है कि बिकॉज हम यहाँ पे एपीआई व्यूज यूज कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट में जो यूजर मिलना चाहिए था ना रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो मिल नहीं पा रहा है उसको। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिकॉज एपीआई व्यू तो हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट पास कर नहीं पा रहा रिक्वेस्ट का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आके नॉट इन सीरियलाइजर, हम सीरियलाइजर में नहीं जाएंगे, हम व्यूज में जाएंगे एंड व्यूज पे जो हमारा सीरियलाइजर क्लास है ना, जहाँ पर हम सीरियलाइजर क्लास बेसिकली यहाँ पे डेटा फिल करने, हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या, हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है एंड यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा एंड कॉन्टेक्स्ट पे मुझे लिखना है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में मुझे रिक्वेस्ट पास करनी होगी, बेसिकली स्पेलिंग गलत हो गई, रिक्वेस्ट पास करनी होगी एंड उस रिक्वेस्ट की जो वैल्यू होगी वो ये रिक्वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया एंड अभी मैंने इसको सेव कर दिया एंड अभी चीज़ें परफेक्टली काम कर जाएंगी। सर्वर भी हमारा रन हो रहा है एंड लेट मी जस्ट वंस अगेन पोस्ट दिस।
सो देखो अभी मैंने पोस्ट किया एंड हमारा जो चेकलिस्ट थी वो क्रिएट हो चुकी है, सैटरडे क्रिएटिंग अ चेकलिस्ट। सो अभी इसको चेक कैसे करेंगे यार, किस यूज़र ने बेसिकली क्रिएट किया था। तो उसके लिए मैं यार इनकॉग्निटो पे मैं एडमिन पैनल पे जाऊंगा एंड एडमिन पैनल पे चल के देखेंगे कि क्या हुआ है। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया एंड यहाँ पे मैं चेकलिस्ट में गया एंड यहाँ पे सैटरडे क्रिएटिंग अ चेकलिस्ट था, तो कोई यहाँ पे मेरा जो लॉग्ड इन यूज़र था ना, गौरव, जो मैंने चूज़ किया था, देखो वही यूज़र यहाँ पे फिल हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सीरियलाइज करंट यूज़र डिफॉल्ट बेसिकली। एंड आज बेसिकली यही हमें करना था। ठीक है, एंड अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, बिकॉज सेम चीज़ हमें चेकलिस्ट आइटम में भी एरर आएगी। सो मुझे ये जो कॉन्टेक्स्ट है मुझे चेकलिस्ट आइटम में भी पास करना होगा। आई मीन जहाँ पर भी हम डेटा सेव कर रहे हैं वहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा, बिकॉज ये जो एपीआई व्यूज होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट नहीं पास करते हैं। मैं भी क्या करूँगा यार, इस बेसिकली आज की वीडियो खुद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं भी इन एपीआई व्यू को रिमूव भी करूँगा। अभी आप देखोगे आने वाले बेसिकली आने वाले टाइम में मैं एपीआई व्यू को रिमूव करके जेनेरिक एपीआई व्यूज यूज़ करना सिखा दूंगा। बिकॉज ये जितना लेंदी कोड हम लोगों ने लिखा है ना, ये मैंने केवल इसलिए लिखा था ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि बिहाइंड द सीन्स होता क्या है। बिकॉज यार जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में हमारे पास व्यू सेट्स भी होते हैं, जेनेरिक व्यू क्लासेस भी होती हैं, जिनमें हमें इतना कोड लिखना नहीं पड़ता है। वो बहुत आसान काम कर देते हैं। आई मीन इवन 3 या 4 लाइन के कोड में आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, जहाँ पे जेनेरिक क्लासेस एंड व्यू सेट्स की बात आती है। इवन व्यू सेट्स में तो आपको जो कर्ड ऑपरेशंस होते हैं वो तो पूरे बने बनाए मिल जाते हैं, यानी कि क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट सब आपको व्यू सेट्स में एक ही एपीआई एंड पॉइंट पे मिल जाएगा। सो ये बेनिफिट है एंड वो मैं नहीं चाहता था कि आपको यार एब्स्ट्रैक्ट व्यू देके सब कुछ सिखा दूं। आई जस्ट वांटेड टू शो यू लाइक व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, तो दैट्स मैंने यहाँ पे अलग अलग गेट, पुट एंड डिलीट मेथड बनाए थे। सो बेसिकली ये अच्छी बात है। अब आपको अब काफ़ी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स की समझ में आ गई कि सीरियलाइजर कैसे सेव होता है एंड सीरियलाइजर कैसे इनिशियलाइज होता है। सो लेट्स जस्ट पुट दिस रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट हियर। सो यहाँ पे भी हमारा डेटा सेव हो रहा था चेकलिस्ट आइटम एपीआई, क्रिएट एपीआई में। एंड यहाँ पे भी चेकलिस्ट आइटम एपीआई भी, ये बेसिकली पुट वाली जो एपीआई है यहाँ पे भी रख देते हैं कॉन्टेक्स्ट को, बिकॉज यहाँ पे भी करंट यूज़र डिफॉल्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड डिलीट पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी हम बेसिकली डेटा में कुछ चेंज कर रहे हैं वहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट रखना पड़ेगा, कॉमा लगाना हटाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर से भी डबल कॉमा हो गया है एंड यहाँ पर भी रख देता हूँ मैं। ओके, मैंने डबल कॉमा फिर से लगा दिया है एंड आई होप थिंग्स आर गोइंग परफेक्टली। यप, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया। ओके, सो थिंग्स आर परफेक्ट। एंड अभी क्या करूँगा यार, बेसिकली मैंने परमिशन क्लासेस जो लगाई थी वो सारी व्यूज़ में नहीं लगाई थी। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सारे व्यूज़ में परमिशन क्लासेस लगाने वाला हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ यार बिना ऑथेंटिकेशन के कोई यूज़र हमारी एपीआईज को एक्सेस कर ही ना सके। आई डोंट वांट टू डू दैट। तो चेकलिस्ट एपीआई जो हमारी ये दूसरी वाली, जिसमें हम चेकलिस्ट के आइटम को रिट्रीव कर रहे हैं, सॉरी सिंगल चेकलिस्ट को रिट्रीव कर रहे हैं, सिंगल चेकलिस्ट पे अपडेशन कर रहे हैं, सिंगल चेकलिस्ट को डिलीट कर रहे हैं। सो उस केस में भी मैंने परमिशन क्लासेस लगा रखी हैं ऑथेंटिकेटेड। एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी ऑथेंटिकेटेड क्लास लगा दी है, चेकलिस्ट आइटम क्रिएट एपीआई व्यू एंड चेकलिस्ट आइटम एपीआई व्यू, जहाँ पे मैं बेसिकली गेट, पुट एंड डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने परमिशन क्लासेस लगा दी हैं। राइट, सो अभी देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज अभी हमने परमिशन क्लासेस लगा दी हैं, तो अभी हमारी कोई भी एपीआई जो है वो बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस होगी ही नहीं एंड नोबडी कैन एक्सेस दी एपीआईज। सो अभी यार इस टेस्ट एपीआई को डिलीट कर देते हैं यार, ये फालतू का पेन इन दी एस बना बैठा है, इसको रिमूव कर दिया मैंने। एंड ओके, टोटली फाइन, इसको मैंने सेव कर दिया। सो अभी जो हमारी एपीआईज हैं वो सारी यार ऑथेंटिकेशन से प्रोटेक्टेड हो चुकी हैं। हम उसका डेमो भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट, बट आई डोंट थिंक कि हमारा टोकन वैलिड होगा अभी, बिकॉज अभी टोकन हमारा एक्सपायर हो गया होगा। सो ओके, गिवन टोकन नॉट वैलिड। हाँ यार, तो एक छोटी सी चीज़ और है, मैंने लास्ट की वीडियो में बोला था कि मैं बताऊंगा कि जो JWT टोकन होता है उसकी लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाते हैं। तो मैंने उस दिन बताना भूल गया था मैं, तो आज मैं बताता हूँ कि देखो आपको ये लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको सेक्शन में जब आप सिंपल JWT के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे ना, वहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो वहाँ पे सेटिंग्स में आपको सारी चीज़ें दी होंगी। आपको सिंपली करना क्या है, इसमें जो एक्सेस टोकन लाइफ टाइम है ना एंड रिफ्रेश टोकन लाइफ टाइम है, इसको आपको सिंपली ओवरराइड करना है। सो हाउ कैन वी ओवरराइड दिस? सो यार सबसे पहले तो आपको ये डेट टाइम टाइम डेल्टा है, इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा अपनी सेटिंग्स में। ठीक है, तो चलते हैं एंड अपनी सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स में हम सबसे नीचे इसको डिफाइन करेंगे, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है एंड सिंपल JWT में मुझे इसको ओवरराइड करना है। सो लेट्स जस्ट सिंपली ओवरराइड दिस
ठीक है, तो मैंने इसको बेसिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो थी उनको रिमूव कर दी एंड मुझे यहाँ पे मिनट्स बताने पड़ेंगे। अभी तक 5 मिनट्स बाय डिफ़ॉल्ट था। लेट सपोज मैं इसको 30 मिनट्स कर देता हूँ ताकि लॉन्गर एक्सेस कर सके। एंड रिफ्रेश टोकन की जो लाइफ टाइम है उसको 1 डे ही रहने दो यार, 1 डे इनफ है। ठीक है, वो आपके पर्सनल यूज़ केसेस के ऊपर हो सकता है, अगर आप चाहते हो उसको बढ़ाना तो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज दैट। एंड यहाँ पर बहुत सारी अदर सेटिंग्स भी हैं, रोटेट रिफ्रेश टोकन फॉल्स, जिनका मुझे भी अभी मतलब नहीं पता है रोटेट रिफ्रेश टोकन का। यहाँ पे आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो कि किस इसका मतलब क्या है, रोटेट रिफ्रेश टोकन, ब्लैक लिस्ट आफ्टर रोटेशन, अपडेट लास्ट लॉगिन, एल्गोरिदम। अब यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा था वेरीफाइंग के लिए एंड साइनिंग के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप जो चेंज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक देर इज नो नीड टू चेंज ऑल दैट। सो आपको जो लगता है चेंज करना आप उसको चेंज कर दो यार, ठीक है। एंड यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है JWT में स्लाइडिंग टोकन्स। तो आप एक बार स्लाइडिंग टोकन्स के बारे में देख लेना, मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, मुझे काफ़ी ठीक लगा। बट अभी पर्सनली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज स्लाइडिंग टोकन्स तो थोड़ा वनरेबल होते हैं। बट ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड अभी इसको मैंने इसकी लाइफ साइकिल जो है 30 मिनट्स कर दी है। एंड अभी अगर मैं टोकन रिट्रीव करता हूँ ना, तो अभी हमारा टोकन लॉन्ग टाइम के लिए रिट्रीव्ड रहेगा, ठीक है, यानी कि अभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड मैंने रिफ्रेश किया, मुझे एक नया टोकन मिल गया है। एंड अभी इसकी जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा है, इसकी 30 मिनट्स लाइफ टाइम है। एंड अभी मैं यहाँ पे गया एंड ऑथराइजेशन में मैं गया, मैंने यहाँ पे टोकन पेस्ट किया, सेंड किया, गेट रिक्वेस्ट, यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग ऑल दी चेकलिस्ट एंड विद चेकलिस्ट आइटम्स। सो दिस इज परफेक्टली वर्किंग। एंड अभी एक चीज़ और है, ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पर, आप अगर आप ध्यान से देखोगे। सो ओके, एक चीज़ और कर लेते हैं यार, सीरियलाइजर्स पे चल के कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे चल के यार, तो ठीक है, चीज़ें यहाँ पे ठीक है। एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू चेंज एनीथिंग इन ईयर। तो सीरियलाइजर्स को मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड अभी जो कुछ भी हम करेंगे अपने व्यूज़ में करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि अभी क्या है, यहाँ पे एक इशू है। लेट से मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजी, एज यू कैन सी दैट मेरे पास जितने भी चेकलिस्ट हैं वो सारी मुझे शो कर रही हैं। बट इशू क्या है, मैं अगर एडमिन पैनल पे वापस जाऊं एंड यहाँ पे चेकलिस्ट ओपन करूं, तो देखो मेरे पास जितनी भी चेकलिस्ट मैं सबको ओपन कर रहा हूं। एंड ओपन करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस चेकलिस्ट को किस यूज़र ने क्रिएट किया है। सो इस चेकलिस्ट को क्रिएट किया है गौरव ने, मैंने यहाँ पे गौरव लिख दिया, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। एंड यहाँ पे इस चेकलिस्ट को क्रिएट किया था गौरव न्यू 123 ने, मैंने इसको भी सेव कर दिया। ओके, आई थिंक देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, ओके सेव। एंड अभी यहाँ पे मैं गया, इसको गौरव न्यू 123 ने इसको भी क्रिएट किया था एंड इसको गौरव 999 ने क्रिएट किया था, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र दिखा रहा है। सो अभी देखो इशू क्या है, अब मैंने फिर से एक बार गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यार ये जो गौरव 123 की जो चेकलिस्ट थी वो भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आई मीन मैंने लॉगिन जो जो टोकन में यूज़ कर रहा हूँ वो केवल गौरव का था, ठीक है। एंड जो मैं डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ वो गौरव न्यू 123 का भी एक्सेस कर पा रहा हूँ एंड अपना तो एक्सेस कर ही पा रहा हूँ। ये देखो ये मेरी वाली चेकलिस्ट है एंड ये गौरव न्यू 123 की एक और चेकलिस्ट है, ये गौरव 123 की एक और चेकलिस्ट है। एंड यहाँ पे बेसिकली और कोई भी चेकलिस्ट है यहाँ पे, हाँ ये गौरव 123 की है, फिर गौरव 999 की चेकलिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार मैं चेकलिस्ट जो है डिफरेंट यूजर्स की चेकलिस्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ, विच इज़ टोटली बैड। तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना है कि मैं सिर्फ अपनी ही चेकलिस्ट एक्सेस कर पाऊँ। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे परमिशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो परमिशन क्या होगी, बेसिकली जेंगो में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की परमिशंस होती हैं। सो लेट्स जस्ट ओपन वन ऑफ दोज। यार मैं यहाँ पे क्यों इतना कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया मैं, एंड जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ओके परमिशंस, ओ शिट, ये आ गया परमिशंस वाला सेक्शन। एंड अभी यहाँ पे अगर आप आओगे तो डिफरेंट टाइप की परमिशन है। अलाउ एनी भी होता है, इज ऑथेंटिकेटेड जो होता है वो केवल ऑथेंटिकेटेड को एक्सेस देगा, इज एडमिन यूजर होता है यानी केवल एडमिन को एक्सेस देगा, एंड इज ऑथेंटिकेटेड और रीड ओनली होता है, यानी अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो रीड ओनली एक्सेस दे देगा। फिर देयर इज जेंगो मॉडल परमिशंस। तो जेंगो मॉडल परमिशन सिंपली वो होता है कि यार अगर आपने मॉडल वाइज कोई परमिशन डिफाइन की, बिकॉज जेंगो आपका अपना खुद का परमिशन सिस्टम होता है अगर आपको पता है, तो अगर आपको वो परमिशन डीआरएफ में यूज करनी है तो आप जेंगो मॉडल परमिशन ही यूज कर सकते हो, वो सारी वाली परमिशन एक्सेस करा लेगा। एंड देयर इज सो मेनी परमिशंस अदर देन दैट। अब यहाँ पे आप और भी देखोगे जेंगो मॉडल परमिशंस और एनॉन रीड ओनली। व्हाट इज एनॉन रीड ओनली? सो यार बेसिकली क्या है कि अगर आप जेंगो मॉडल परमिशंस भी अप्लाई करोगे इस पे एंड अगर वो दो एक्सेस नहीं हो पा रही है, आई मीन वो वैलिडेट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे एनोनिमस यूजर को रीड ओनली दे देगा,
ठीक है, तो यहाँ पे एनॉन का मतलब एनोनिमस है। सो यार यहाँ पे हमें ऐसी परमिशन चाहिए जिससे हमें क्या डिफाइन करना है कि जिस यूजर ने चेकलिस्ट को क्रिएट किया है वो ही उस चेकलिस्ट को एक्सेस कर सके और कोई नहीं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परमिशन हम खुद की पर्सनल परमिशन क्रिएट करेंगे विच इज कस्टम परमिशन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोर जो हमारी कोर है, कोर के अंदर एक परमिशन फाइल क्रिएट करनी होगी, permissions.py। सो परमिशंस की फाइल तो मैंने क्रिएट कर दी है, बट इसको हम चाहते हैं तो यहाँ पे व्यूज में भी क्रिएट कर सकते थे, बट दैट्स अ गुड प्रैक्टिस इफ वी क्रिएट परमिशंस इन अनदर फाइल। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे एक तरीका भी दिया हुआ है, मेथड टू एक्सेस रेस्ट्रिक्शन मेथड्स। ओके, यहाँ पर नहीं है, एग्जाम्पल्स एंड यहाँ पे मैं अगर कस्टम परमिशन कैसे क्रिएट करनी है, लेट मी जस्ट टेक अ लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन। आई गेस यहाँ पे दिया होगा। ओके, सो ये दिया हुआ है कस्टम परमिशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास होती है बेस परमिशन, राइट। अभी बेस परमिशन के अंदर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं विच इज हैज परमिशन एंड हैज ऑब्जेक्ट परमिशन। तो अभी हम यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन अप्लाई करनी है, विच मीन्स हमें चेक करना है कि जो भी चेकलिस्ट हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो हमारे पास उसका उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो यार इसको इंपोर्ट करते हैं, एंड डॉट परमिशंस, एंड यहाँ पे जो बेस परमिशन क्लास होगी मैं उसको इंपोर्ट करूंगा, एंड यहाँ पे मैं अपनी परमिशन खुद की क्रिएट करने वाला हूँ। तो उस परमिशन क्लास का नाम दूंगा मैं इज ओनर, ठीक है। तो इज ओनर यानी कि चेकलिस्ट का जो ओनर होगा वो ही उसको एक्सेस कर सकेगा, एंड यहाँ पे मैंने बेस परमिशन क्लास जो थी उसको इनहेरिट करा दिया। एंड यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा हैज, अभी देखो यहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, डिफाइन हैज ऑब्जेक्ट परमिशन। सो मैंने यहाँ पे हैज ऑब्जेक्ट परमिशन मेथड डिफाइन कर दिया, एंड यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ एंड इन सब चीज़ों को हटा दूंगा। ओके, सो हाँ, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट से मैंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न। तो देखो यार ये जो हैज ऑब्जेक्ट परमिशन मेथड होता है ये या तो ये हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा, या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और उस हिसाब से हमारा व्यू जो है वो डिफाइन करे मतलब आइडेंटिफाई करेगा कि हमें परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। अभी मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स परमिशन दे दी है, एंड अगर मैं फिर से गेट से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना डेटा को, तो आप ओके अच्छा मैंने इज ओनर परमिशन पे फॉल्स तो दे दिया, बस इज ओनर परमिशन को मैंने इंपोर्ट करके अप्लाई नहीं किया है। सो अभी अप्लाई भी कर देते हैं इसको, फ्रॉम को डॉट परमिशंस इंपोर्ट इज ओनर। अभी इज ओनर परमिशन को मैं चेकलिस्ट आइटम पे अप्लाई करने वाला हूँ, ओ सॉरी चेकलिस्ट पे अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, आप देख सकते हो मैं सारा डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हियर। ओके ओके, सो देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, मैंने इज ओनर परमिशन को तो अप्लाई कर दिया है, बट मैं भूल गया था कि मैं एपीआई व्यू क्लास यूज कर रहा हूँ। यार एपीआई व्यू क्लास में क्या होता है कि आप जब परमिशन अप्लाई करते हो तो वो पोस्ट में रिक्वेस्ट में एंड जो आपकी जो अपडेशन वाली रिक्वेस्ट होती है उन पे तो अप्लाई कर देता है, बट बिकॉज यहाँ पे जो गेट मेथड है, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये डेटा, ये मैंने पहली बात तो ये सारा कुछ मैनुअल हो रहा है, मैंने खुद से सारी क्वेरी की है डॉट ऑल करके, एंड दैट्स मुझे सारा एक्सेस दे रहा है वो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे परमिशन का कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे परमिशन अप्लाई हो सके, ठीक है। सो दैट्स मैंने यहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट किया, मैंने डेटा को सीरियलाइज करके दे दिया। सो इस केस में हम परमिशन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉट ऑल की जगह पे फिल्टर करेंगे, एंड यहाँ पे यार इस ओनर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं भी बताऊंगा इस ओनर का इफेक्ट यहाँ पे सब पे कैसे पड़ सकता है जब हम एपीआई व्यू की जगह पे जेनेरिक एपीआई व्यू यूज करेंगे। सो अभी देखो यहाँ पे मैं फिल्टर पे मैं अप्लाई करूंगा यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। सो जैसे ही अभी देखो हम अपने मॉडल पे चलते हैं, अगर देखो मॉडल पे जो चेकलिस्ट था हमारा ना, तो चेकलिस्ट में यूजर फील्ड था। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ORM क्वेरी सेट था उसमें मैंने फिल्टर किया और मैंने चेक किया कि जिस चेकलिस्ट में रिक्वेस्ट डॉट यूजर जो हो वो सेम हो हमारे फील्ड के यूजर के, तो उससे हमारा वो डेटा पहुंचा देना है। तो अभी मैं यहाँ पे गया एंड मैंने इसको फिर से रिक्वेस्ट सेंड की, तो अभी देख लो आप मुझे वो सारी चेकलिस्ट का एक्सेस नहीं मिलेगा जो मैंने नहीं क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे मैंने गेट रिक्वेस्ट तो हैंडल करा दी है, एंड पोस्ट रिक्वेस्ट में तो हैंडल कराने की जरूरत ही नहीं यार, पोस्ट रिक्वेस्ट जो है क्रिएशन के लिए यूज हो रही है। सो यहाँ पे इस तरह से हमने इज ओनर परमिशन को इसका कोई इफेक्ट है नहीं यहाँ पे जनरली, ठीक है। सो बट इज ओनर जो परमिशन है इसका इफेक्ट अगली चीज़ों में होगा जहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। लेट से मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट एपीआई व्यू किया, मैंने चेकलिस्ट एपीआई व्यू में यहाँ पे जहाँ पे हमारा रिट्रीवल हो रहा है एंड बेसिकली अपडेशन हो रहा है एंड डिलीशन हो रहा है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया इज ओनर परमिशन एंड मैंने इसको सेव किया। एंड अभी मैं अगर इस एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना, चेकलिस्ट एपीआई, सो अभी चलते हैं चेकलिस्ट पे, एंड यहाँ पे जो ID 12 थी मैं इस 12 को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देख लो गेट पे मुझे 12 की डिटेल्स मिल गई हैं।
अभी इसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं 13 को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। ओके 13 भी एक्सेस हो रहा है फॉर गौरव 123। अभी यहाँ पे एक और इशू है, फिर से वही बात देखो आप, यहाँ पे गौरव 123 की जो चेकलिस्ट है वो कैसे एक्सेस हो रही है। तो उसके एक्सेस होने का ये रीज़न है बिकॉज यहाँ पे भी जो मैंने गेट ऑब्जेक्ट मेथड डिफाइन किया था, मैंने चेकलिस्ट से सिंपली प्राइमरी की के थ्रू वो ऑब्जेक्ट रिट्रीव कर लिया था, जो कि गलत है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे परमिशन चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, लेट से मैंने ऑब्जेक्ट किया एंड यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसमें सेव कराया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट हैज़ ऑब्जेक्ट, ओ शिट नहीं, सेल्फ डॉट चेक ऑब्जेक्ट परमिशंस। अभी इस ऑब्जेक्ट परमिशन को मैं जो सबसे पहला आर्गुमेंट होगा वो मैं दूंगा रिक्वेस्ट, एंड दूसरा जो आर्गुमेंट होगा, ओके रिक्वेस्ट दे दिया मैंने, आई गेस रिक्वेस्ट नहीं होगा, सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट होगा। सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट हो गया बिकॉज यहाँ पे हम रिक्वेस्ट पास ही नहीं कर रहे हैं ना इस फंक्शन में। और दूसरा जो चीज़ होगी वो मैं ऑब्जेक्ट दे दूंगा। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव करा दिया एंड अभी मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा। तो बेसिकली होगा क्या कि जब ये चेक ऑब्जेक्ट परमिशन अप्लाई करेगा ना, तो ये एरर दे देगा अगर परमिशन नहीं होगी तो। अगर परमिशन नहीं होगी तो एरर दे देगा, एंड एरर दे देगा तो ये यहाँ पे 404 रिटर्न कर देगा। ठीक है, एंड अगर परमिशन मिल गई तो सिंपली ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो सेव किया मैंने एंड अभी मैं 13 वाली जो चेकलिस्ट है उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। तो आप देख लो मुझे कह रहा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। So this is how we can apply check object permission on and get object method. So यार ये सब मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ, मैं ये काम बहुत आसानी से कर सकता था यहाँ पे जेनेरिक एपीआई व्यू यूज़ करके, बट यहाँ पे आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि चेक ऑब्जेक्ट परमिशन अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आई मीन अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट पे परमिशन चेक करनी हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, सो अभी देखो हमने इसको भी प्रोटेक्टेड कर दिया एंड सिमिलरली इस परमिशन क्लास को मैं अगली एपीआई पे भी लगा दूंगा। एंड वन मोर थिंग, एज यू कैन सी दैट कि यार अभी हमने गेट के, बिकॉज ये जो गेट ऑब्जेक्ट मेथड है ये हमारा तीनों में यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, गेट मेथड में भी, पुट मेथड में भी एंड डिलीट मेथड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने परमिशन चेक लगाया है ना, वो भाई आई मीन यूजर कैन नॉट डिलीट एन ऑब्जेक्ट, यूजर कैन नॉट डिलीट एन ऑब्जेक्ट, यूजर कैन नॉट अपडेट एन ऑब्जेक्ट एंड यूजर कैन नॉट रिट्रीव एन ऑब्जेक्ट। तो यार जब रिट्रीव ही नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम यार उसको चेंज भी नहीं कर पाओगे, डिलीट भी नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट में चेक परमिशन लगा दिया है एंड अभी हमारे एपीआई परफेक्टली काम कर रही है। अभी इसी एपीआई परमिशन को नेक्स्ट पे भी अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूंगा परमिशन क्लासेस में, एंड बिकॉज यहाँ पे सिंपली चेकलिस्ट आइटम क्रिएशन हो रहा है तो यहाँ पे उतना कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो हैंडल कर लेगा। एंड अभी सेम चीज़ जो है चेक ऑब्जेक्ट परमिशन, इसको सेम चीज़ को मैं आगे भी अप्लाई करने वाला हूँ चेकलिस्ट आइटम एपीआई में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और चेकलिस्ट, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। आई होप कि आपको कुछ यहाँ पे मैसअप नहीं लग रहा है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो सिंपली मैंने चेकलिस्ट आइटम में भी सेम चीज़ अप्लाई कर दिया कि भाई चेकलिस्ट आइटम को हम तभी एडिट कर सकेंगे, अपडेट कर सकेंगे, रिट्रीव कर सकेंगे जब हमारे पास परमिशन होगी। ठीक है, सो अभी यहाँ पे भी मैं इज ओनर को अप्लाई कर देता हूँ। सो इज ओनर अप्लाई कर दिया एंड अभी हमने इज ओनर जो परमिशन थी वो सारी क्लासेस में अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो अभी देखो हमारी एपीआई जो है प्योरली सिक्योर हो चुकी है, अभी उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आप पर्सनली चेक कर सकते हो एपीआईज को, बट अभी मैं यहाँ पे एक आधी एपीआई यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक एपीआई हियर। ओके, सो चेकलिस्ट 13 थी एंड मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया एंड ओके इसका एक्सेस नहीं मिल रहा है एंड लेट सेंड ए डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, डिलीट भी मैंने किया एंड सेंड रिक्वेस्ट। तो यार यहाँ देखो डिलीट में भी मुझे बोल रहा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। यस, दैट इज व्हाट आई वांट। ठीक है, सो अभी एक काम करते हैं, यूआरएल्स पे चलते हैं एंड जो हमारा चेकलिस्ट आइटम है उस पर भी एक बार ट्राई मारते हैं यार। सो चेकलिस्ट आइटम, तो देखो यार हम क्रिएशन वाली एपीआई में टेस्ट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज क्रिएशन तो यार क्रिएट तो कोई भी कर सकता है ना। हमें सिंपली क्या है अपडेशन डिलीशन पे देखना कि कोई भी बंदा डेटा मॉडिफाई नहीं कर सके। आई मीन क्रिएट करने के लिए तो हमने सबको अलाउ कर रखा है कि भाई कोई भी चेकलिस्ट क्रिएट कर सकता है लॉग इन करके। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इज ऑथेंटिकेटेड परमिशन अप्लाई की थी। सो चेकलिस्ट आइटम एंड चेकलिस्ट आइटम की कोई आईडी है क्या? आईडी मुझे पता कैसे चलेगी? आई मीन चेकलिस्ट आइटम। ओके, सो सबसे पहले तो यार चेकलिस्ट रिट्रीव करते हैं। एक काम करते हैं, हम अपने डेटाबेस को ओपन करते हैं। हमारा जो DBSQLite 3 था वहाँ से मुझे आईडी पता चल जाएगी। आईडी वैसे मैं पता कर सकता था शेल का यूज़ करके, बट मैंने यहाँ पे गया एंड यहाँ पे मैं चेकलिस्ट आइटम पे गया एंड देखो कौन से यूज़र ने क्रिएट की। तो यहाँ पे देखो जो 1 नंबर का यूज़र है यानी कि गौरव जिसका नाम है केवल, तो उसने केवल 6 नंबर वाली चेकलिस्ट क्रिएट की एंड 5, 7, 8 को नहीं क्रिएट किया। ठीक है, तो एक काम करते हैं 5, 7, 8 को भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश किया मैंने
सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट करते हैं चेकलिस्ट आइटम 8। सो उस पर भी बोल रहा है मुझे यू डू नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। अभी एक काम करते हैं यार, हमने 6 नंबर वाली तो हमने ही रेट की है, तो 6 नंबर वाली को एक्सेस करते हैं। सेंड किया मैंने रिक्वेस्ट, तो ओके यू डू नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। ओके यार ये तो मैंने ही क्रिएट की थी, यूज़र आईडी 1, आई गेस यूज़र आईडी 1 मैं ही हूँ, यूज़र आईडी 1, ओके ओके यूज़र आईडी 1 दिस इज़ गौरव। तो यार ये तो मुझे एक्सेस होना चाहिए था, तो मेरे साथ धोखा हो गया। एंड यहाँ पे 1 नंबर मैंने चेकलिस्ट आईडी 6 नंबर मैंने क्रिएट की थी चेकलिस्ट आइटम, एंड मैं चेकलिस्ट आइटम 6 नंबर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। वाई दिस इज हैपनिंग। चेकलिस्ट आइटम, मैं व्यूज पे चलूंगा। ओके सो यार यहाँ पे दिक्कत क्या थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो यहाँ पे करना क्या था, मैंने फॉल्स सब जगह मैं रिटर्न कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, वो एपीआई सारी उसी तरह से काम करेंगी। और मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पे बिकॉज बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो रिटर्न फॉल्स मुझे तभी करना है। सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि इफ जो हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है वो रिक्वेस्ट में यूज़र है कि नहीं है, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट, ओके नो नो नो, मुझे ये नहीं चेक करना है, मुझे ये चेक करना है। अभी देखो जस्ट ब्रश अप योर माइंड, मैं क्लीन कर लो सब कुछ, मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ स्क्रैच से, ठीक है। बेस परमिशन के अंदर क्या हो रहा था, तो हैज़ ऑब्जेक्ट परमिशन जो हमारे पास होता है मेथड, वो क्या करता है, वो बेसिकली यार ये चेक करता है कि ऑब्जेक्ट की परमिशन बंदे के पास है कि नहीं है, एंड उसके लिए वो 4 आर्गुमेंट्स पास करता है, I mean 3 आर्गुमेंट्स पास करता है वो, रिक्वेस्ट, व्यू एंड ऑब्जेक्ट। सो अभी देखो अगर हम अपने व्यू पे चलें, तो हम जब चेकलिस्ट आइटम या फिर चेकलिस्ट को रिट्रीव कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो चेकलिस्ट का जो एक ऑब्जेक्ट यानी एक इंस्टेंस है वो यहां पर पास होगा। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले चेक करना है, हम अपने मॉडल पे चलते हैं। लेट सपोज हमारे पास चेकलिस्ट का एक ऑब्जेक्ट आया, अभी उस चेकलिस्ट के एक ऑब्जेक्ट में हमें देखना है कि उसके पास यूजर है कि नहीं है। इफ ऑब्जेक्ट डॉट यूजर, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के पास यूजर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब वैल्यू क्या रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट पास हुई है ना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, इस रिक्वेस्ट डॉट यूजर को ऑब्जेक्ट डॉट यूजर के इक्वल होना चाहिए। अभी ये क्या हो गया यार, यहाँ पर सिंपली हम बूलियन वैल्यू पास करेंगे। अभी देखो ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जब हम डबल इक्वल लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, बूलियन में, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज हमने डबल इक्वल यूज किया है। तो इसकी वैल्यू जो बूलियन में निकलेगी ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी होगा क्या कि जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हमारा लॉग्ड इन यूजर है, ऑब्जेक्ट डॉट यूजर में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका यूजर है, अगर दोनों सेम है, विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट का ओनर सेम है जो कि लॉग्ड इन हुए हैं, तो हम उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे डिफरेंट है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अभी हमारा परमिशन सही से काम कर रही है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड अभी हम चलते हैं, अभी हम 6 नंबर वाली को एक्सेस करेंगे, तो आप देख लो मुझे 6 नंबर वाली का एक्सेस मिल गया है। एंड यहाँ पे 8 नंबर वाली को फिर से एक्सेस करेंगे तो मुझे उसका एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी एपीआई परफेक्टली काम कर रही है, मैंने वहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी जल्दबाजी में, ठीक है। तो इस तरह से परमिशंस काम करती हैं। परमिशन में यार तुम्हें सिंपली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना है डिपेंडिंग ऑन की कंडीशन क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली चेक किया कि भाई जो लॉग्ड इन यूजर है, यानी जो रिक्वेस्ट में जो यूजर है वो ऑब्जेक्ट के यूजर के इक्वल है कि नहीं है, दैट्स इट। अभी मैं परमिशन क्लोज कर दूंगा। एंड अभी हमारी एपीआई परफेक्टली काम कर रही है, सारी एपीआई सिक्योर हो चुकी हैं। एंड यार अभी मैंने जस्ट टाइम देखा कि यार टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है इस वीडियो में ऑलरेडी, तो एक काम करते हैं, इसके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो हम ये जो जेनेरिक एपीआई यूज़ करने वाले हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड तब तक के लिए यार आई होप कि तुम्हें आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा परमिशंस का। तो अभी मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इस एपीआई में एक बग है छोटा सा, तो अगर फाइंड कर सकते हो तो बताना यार उसको कमेंट में कि क्या बग है, ठीक है। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।